आज हम पढ़ेंगे सेमेस्टर 5 के फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जैविकी, सूक्ष्म जैविकी, और हिस्ट्री का मतलब है इतिहास। कि सूक्ष्म जैविकी के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने सूक्ष्म जीवों की खोज की, उनके बारे में क्या क्या अध्ययन किया। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? सूक्ष्म जैविकी के पिता किसको बोलते हैं? एंटोन वॉन लीeuwenhoek को। एंटोन वॉन लीeuwenhoek को सूक्ष्म जैविकी के पिता बोलते हैं क्योंकि जो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek जो साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म जीव की खोज की। और वो सूक्ष्म जीव कौन था? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज भी किसने की थी? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek नामक साइंटिस्ट ने की थी। और जो सबसे पहले कोशिका की खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने, जिन्होंने डेड सेल थी वो कौन सी कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek नामक साइंटिस्ट ने की थी। ओके, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek साइंटिस्ट ने किया क्या था। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया। उसके अंदर वर्षा के जल है, मनुष्य की दांत से पर उपस्थित खुरचन को निकालकर उसको, जिन्होंने डेड सेल थी वो कौन सी कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek नामक साइंटिस्ट ने की थी। ओके, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek साइंटिस्ट ने किया क्या था। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया। उसके अंदर वर्षा के जल है, मनुष्य की दांत से पर उपस्थित खुरचन को निकालकर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। और जो दांत के एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने सूक्ष्मदर्शी बनाकर वर्षा के जल, मनुष्य के दांत पर उपस्थित पदार्थ को खुरचकर इन्हें सूक्ष्मदर्शी में देखा और इन्हें एनिमलक्यूल नाम दिया। एनिमलक्यूल को हिंदी में बोलते हैं जंतुक। तो जो खुरचन निकाली थी उसको माइक्रोस्कोप में देखने पर इन्होंने उन खुरचन के अंदर जो बैक्टीरिया दिखाई दिए उनको क्या नाम दिया था? जंतुक नाम दिया, एनिमलक्यूल नाम दिया। फिर इसके बाद में आज देखते हैं अपन आगे। क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में ग्राम अभिरंजन तकनीक की खोज की। क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने 1884 में ग्राम अभिरंजन तकनीक की खोज की थी। ये ग्राम अभिरंजन तकनीक क्या होती है? इसके अंदर बैक्टीरिया को स्टेन किया जाता है। कहने का मतलब है बैक्टीरिया को कलर किया जाता है। और इस अभिरंजन तकनीक के आधार पर बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्राम पॉजिटिव और दूसरा ग्राम नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं अपन। पाश्चर ने 1885 में रेबीज रोग हेतु टीके की खोज की। रेबीज जो रोग होता है उसके टीके की खोज किसने की थी? पाश्चर नामक साइंटिस्ट ने। और कब की थी? 1885 में। अब रेबीज रोग के बारे में तो आप सभी को पता है, कुत्ते के काटने पर होता है और कुछ दूसरे जीवों के कारण भी होता है। कोच ने तपेदिक के जीवाणु बेसिलस की खोज की। तपेदिक क्या होता है? कोच है, रोबोट कोच है, उसने किसकी खोज की थी? तपेदिक के जीवाणु, और जीवाणु का नाम क्या है? बेसिलस की खोज की। तपेदिक क्या होता है? टिब्बी के अंदर होता है, ठीक है। इसलिए इन्हें 1905 में नोबेल पुरस्कार मिला। फिर अपन सबसे पहले वर्क देखेंगे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek जो साइंटिस्ट था उसने क्या काम किया? तो ये कैसे थे? डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे। इन्होंने सर्वप्रथम बैक्टीरिया का अध्ययन किया। सबसे पहले बैक्टीरिया का अध्ययन किसने किया था? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया। ये जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। इन्होंने विभिन्न प्रकार के लेंस बनाकर उनसे जल, मल, दंत खुरचनों, मृदा आदि स्रोतों से जीवाणु एकत्रित करके अध्ययन किया। ओके, इसके बाद में अपन देखेंगे स्वतः जनन सिद्धांत। स्वतः जनन सिद्धांत क्या बताता है? कि जीवों की उत्पत्ति वो होती है, वो स्वयं हो जाती है। और कौन से कारणों से होती है? अजैविक कारकों से। अब ये बात तो रियल नहीं है, ये तो सभी को पता है कि अजैविक कारकों से जीवों की उत्पत्ति कैसे होगी। और जीवित होने के लिए क्या चाहिए? सेल चाहिए। ओके, तो देखिए इस सिद्धांत के अंदर अपन देखते हैं कि क्या दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों की उत्पत्ति अजैविक कारकों से हुई है। ओके, अजैविक कारक क्या है? टेम्परेचर वगैरह। फिर अपन देखते हैं आगे। जॉन नीड्स
ने मांस के अनछने सूप को गर्म किया। जॉन नामक एक साइंटिस्ट था, उन्होंने मांस है उसको क्या किया, गर्म किया। ओके, और वायुरोधक विधि से सुरक्षित कर कुछ दिनों तक रखा। उन्होंने क्या किया, मांस के अनछुने सूप को, कहने का मतलब है उस मांस के अंदर क्या था, बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट थे, और उसको वायुरोधक, उसके अंदर क्या नहीं जाने दिया, वायु को नहीं जाने दिया, वायुरोधक विधि से सुरक्षित कर कुछ दिनों तक रखा। इन्होंने सूप को सूक्ष्मजीवों से मुक्त मानकर यह प्रयोग किया। इन्होंने क्या सोचा कि ये जो मांस का सूप है, ये मांस जो है इसके अंदर क्या नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, और पाया कि इस सूप में सूक्ष्मजीव क्रिया कर रहे थे। और कुछ टाइम बाद में इन्होंने देखा तो इस सूप के अंदर उनको क्या मिला, सूक्ष्मजीव मिले। इसके अनुसार उचित माध्यम मिलने पर सूक्ष्मजीव स्वतः उत्पन्न होने की क्षमता रखते हैं। ये सिद्धांत क्या बताता है कि स्वतः ही क्या हो जाता है, जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसके लिए जॉन नीड्स नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट क्या किया कि मांस के अनछुने सूप को लिया, कहने का मतलब है मांस को लिया और मांस का क्या बनाया, उन्होंने सूप बनाया। ओके, और उसको गर्म किया, और इन्होंने ये सोचा कि गर्म करने पर बैक्टीरियाज वगैरह क्या हो गए, नष्ट हो गए, और उसको वायुरोधक विधि से सुरक्षित रखा। कहने का मतलब है वायु उस मांस के पास नहीं जाएगी। बट उस मांस में क्या प्रेजेंट था, बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट थे। कुछ टाइम बाद में इन्होंने देखा तो उस मांस के अंदर क्या मिले, इनको सूक्ष्मजीव मिले। इसके अनुसार उचित माध्यम मिलने पर सूक्ष्मजीव स्वतः उत्पन्न होने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट थे, फ्रांसिस्को रेड्डी, ने स्वतः जनन के सिद्धांत को गलत साबित किया। अब देखिए फ्रांसिस्को रेड्डी ये गलत कैसे साबित करते हैं। यदि मांस युक्त बर्तन को महीन जाली से ढक कर रखा जाता है तो मेगट उत्पन्न नहीं होते। इन्होंने बताया कि मक्खियाँ मांस पर अंडे देती हैं। इन्होंने क्या बताया कि जो मांस होता है उसको अगर बर्तन के अंदर महीन जाली से ढक कर रखेंगे तो उसके अंदर सूक्ष्मजीव उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि जो मांस होता है उसके ऊपर मक्खियाँ जो होती हैं वो क्या दे देती हैं, अंडे दे देती हैं, और जो अंडे देती हैं वो अपने को अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। जैसे ये मक्खी है, इसने क्या दिए, एग दिए, और एग कैसी होती है, माइक्रोस्कोपिस्ट, तो ये अपने को दिखाई नहीं देती। ये एग किस में चेंज हो जाएंगे, लार्वा में, और लार्वा क्या होते हैं, कीड़े जैसी संरचना, और ये कीड़े जैसी संरचना लार्वा फिर किस में चेंज हो जाएगी, अडल्ट में, कहने का मतलब है मक्खी में परिवर्तित हो जाएगी। अब ये संरचना तो अपने को आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, तो अपन ये क्या सोचेंगे, ये तो साफ है बिल्कुल, इसमें कोई सूक्ष्म जीव नहीं है। जब ये लार्वा में चेंज होंगे, जब ये कीड़े में चेंज होंगे, तब अपने को दिखाई देंगे। और ये साइंटिस्ट क्या मान रहे थे, इसी प्रकार से कि जीवों की उत्पत्ति स्वतः हो रही है। स्वतः नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर जो मक्खी है वो अंडे दे देती है, और वो कुछ टाइम बाद में लार्वा में चेंज होते हैं, और लार्वा अपने को आंखों से दिखाई देते हैं, जिसे अपन क्या मान लेते हैं, सूक्ष्म जीव मान रहे हैं। ओके, तो इस टाइप से फ्रांसिस्को रेड्डी ने स्वतः जनन सिद्धांत को गलत साबित किया। इसके बाद में नेक्स्ट आपका दे रखा है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोलॉजी के अंदर है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन एंड डिजीज, रोगों एवं किण्वन जीवाणुमत। तो इसके अंदर क्या दे रखा है इन्होंने कि किण्वन की प्रक्रिया कैसी होती है और रोग कैसे होते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं लुईस पास्चर या पास्तेर, ठीक है, का जन्म फ्रांस के डोल नामक कस्बे में 1822 में हुआ था। जो लुईस साइंटिस्ट है, लुईस पास्चर, उनका जन्म कहाँ हुआ था, डोल नामक एक कस्बे में हुआ है, और कब हुआ था, 1822 में हुआ था। पास्चर ने किण्वन क्रिया के लिए ईस्ट की उपस्थिति होना आवश्यक बताया। पास्चर ने क्या बताया, जो किण्वन की जो प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है, वो किसके द्वारा होती है, ईस्ट के द्वारा। और ईस्ट क्या है, कवक है, तो ईस्ट के द्वारा क्या होती है, इसकी फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। तो अपन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फर्मेंटेशन किसे कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्मजीवों की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा, ग्लूकोज हो गई फॉर एग्जाम्पल, को सरल कार्बनिक पदार्थ किसमें, एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, किण्वन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे, पास्चर ने बियर व मदिरा को 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके बोतल में वायुरोधी विधि से भरकर सुरक्षित रखा, इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोई भी बियर है वो मदिरा को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, और उस बोतल के अंदर वायु नहीं जाने देंगे, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, पाश्चरीकरण, जिससे बियर और मदिरा खराब नहीं होती है, और बियर व मदिरा को खराब व खट्टा होने से रोका जा सकता है। ऐसे ही अपन
दूध वगैरह यूज में लेते हैं मार्केट के अंदर पॉलीथीन से आता है, तो वो भी कौन सी विधि से आता है? पाश्चरीकरण की विधि से ही आता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं द वर्क ऑफ लुईस पास्चर एंड जॉन टिंडल। लुईस पास्चर और जॉन टिंडल ने क्या कार्य किया सूक्ष्म जैविकी के अंदर, ठीक है, तो वो देखेंगे अपन इसमें। तो लुईस पास्चर ने लैक्टिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, एल्कोहल में किण्वन क्रियाओं के लिए जीवाणु की उपस्थिति को बताया। देखिए जो लैक्टिक अम्ल है, ब्यूटेरिक अम्ल है, इनसे कौन सी प्रोसेस होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है, और वो किण्वन की प्रक्रिया किसके कारण होती है? जीवाणु की प्रजेंस के कारण। ओके, तो लुईस पास्चर ने सबसे पहले एक प्रयोग किया, वो देखते हैं इन्होंने क्या किया। इन्होंने जीवाणुओं के द्वारा पदार्थों के खराब होने व रोगों से बचाने के लिए विभिन्न प्रयोग किए। लुईस पास्चर है, उन्होंने जीवाणुओं के द्वारा पदार्थों के खराब होने व रोगों से बचाने के लिए क्या किए? विभिन्न बहुत सारे प्रयोग किए। उस प्रयोग में क्या बताया इन्होंने, क्या किया? एक फ्लास्क लिया इन्होंने, एक फ्लास्क में निर्जमीकृत मांस सूप रखा। किसको रखा? सूप को रखा, मांस का सूप। वह हवा में खुला छोड़ दिया। हवा में खुला छोड़ा किसने? लुईस पास्चर ने। इसमें जीवाणुओं की वृद्धि देखी गई। कुछ टाइम बाद में इन्होंने देखा तो इसमें क्या उत्पन्न हो गए? बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए। ओके, नेक्स्ट दूसरा प्रयोग किया इन्होंने। दूसरे प्रयोग में निर्जमीकृत मांस सूप रखने के बाद इस फ्लास्क को सील कर दिया, इससे जीवाणु उत्पन्न नहीं हुए। अब इन्होंने इसके बाद में एक प्रयोग और किया। तीसरा प्रयोग में फ्लास्क निर्जमित मांस सूप को रखने के बाद गर्म किया, इससे फ्लास्क की गर्तिका को खुला भी रखा, किंतु इसमें जीवाणु की उत्पत्ति नहीं हुई। तो देखिए पहला तो क्या किया इन्होंने? मांस को गर्म तो किया, बट क्या छोड़ दिया? हवा में खुला छोड़ दिया। हवा में खुला छोड़ दिया तो हवा में क्या प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और वो बैक्टीरिया ने क्या कर दिए? अपनी संख्या को बढ़ाया, जिससे जीवाणुओं की वृद्धि देखी गई मांस के ऊपर। दूसरा प्रयोग इन्होंने क्या किया? दूसरे प्रयोग में निर्जमित मांस सूप रखने के बाद इसे फ्लास्क को सील कर दिया, बंद कर दिया। ओके, इसमें जीवाणु उत्पन्न नहीं हुए। अगर सील ही कर देंगे, बंद ही कर देंगे, उस मांस को गर्म किया और गर्म करने के बाद उसको सील कर दिया, तो उसके अंदर वायु वगैरह नहीं जाएगी, बैक्टीरिया वगैरह इंटर नहीं करेंगे। और पहले जो मांस था उसमें क्या नहीं था? ये जीव नहीं थे, इसलिए वे क्या नहीं उत्पन्न हुई? बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं हुई। तीसरे प्रयोग में फ्लास्क निर्जमित मांस सूप को रखने के बाद गर्म किया। उस निर्जमित मांस को सूप को रखा फ्लास्क के अंदर और फिर उसको गर्म किया। इस फ्लास्क की गर्तिका को भी खुला रखा, किंतु इसमें जीवाणु की उत्पत्ति नहीं हुई। इस प्रकार इन्होंने स्वतः जनन सिद्धांत को असफल बताया कि इन्होंने ये प्रयोग किया और बोला कि देखिए स्वतः ही जीवाणुओं की उत्पत्ति नहीं होती है। ओके, फर्स्ट प्रयोग में इन्होंने वायु में सीधा छोड़ दिया, इसलिए उसमें क्या उत्पन्न हो गए? जीवाणु उत्पन्न हो गए। सेकंड और थर्ड प्रयोग में जीवाणु उत्पन्न नहीं हुए। देखिए इस डायग्राम के अंदर ओके, इस जीवाणु में इन्होंने क्या किया? देखिए पहला क्या किया इन्होंने? पहले फ्लास्क बनाया, उसके अंदर क्या किया? निर्जमीकृत सूप रखा और हवा को एंट्री दी। अब हवा एंटर करेगी तो इसमें क्या उत्पन्न हो गए? मैगेट उत्पन्न हो गए, जीवाणु उत्पन्न हो गए। दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया? निर्जमीकृत सूप लिया और क्या कर दिया? माइक्रोब्स ट्रैप्ड, नली को खुला छोड़ दिया। अब ये नली काफ़ी बड़ी ली है इन्होंने, इस नली में क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ही बैक्टीरिया फंस जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इसका रास्ता थोड़ा अलग है। कहने का मतलब ये टेढ़ी मेढ़ी है। टेढ़ी मेढ़ी के अंदर क्या है? वायु ज़्यादा अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाएगी, जो बैक्टीरिया है वो यहीं पे ही नष्ट हो जाएंगे और वायु अंदर चली जाएगी छन के। ओके, तो इसके अंदर भी क्या नहीं उत्पन्न हुए? बैक्टीरिया नहीं उत्पन्न हुए। तीसरे में इन्होंने क्या किया? जो फ्लास्क लिया उसके अंदर ही इस सूप को गर्म किया, जिससे इसके अंदर क्या उत्पन्न नहीं हुई? बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं हुई। ये था लुईस पास्चर का सिद्धांत। ओके, प्रयोग था। फिर नेक्स्ट देखिए आप, लुईस पास्चर ने एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु एंथ्रेक्स बेसिलस पर कार्य करके अनुग्र संवर्धन प्राप्त करने की विधि का विकास किया। देखिए पास्चर ने किस पे वर्क किया? एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु एंथ्रेक्स बेसिलस पर कार्य किया। तो देखिए उन्होंने कार्य कैसे किया और कैसे है? अनुग्र संवर्धन का मतलब है इस बैक्टीरिया की संख्या को उन्होंने कैसे बढ़ाया। ओके, पास्चर ने एंथ्रेक्स जो रोग होता है उसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? एंथ्रेक्स बेसिलस। एंथ्रेक्स बेसिलस
पर कार्य किया, इसकी स्टडी करके इसके अनुग्र संवर्धन प्राप्त करने की विधि का विकास किया। कहने का मतलब है इस बैक्टीरिया को की संख्या कैसे बढ़ाते हैं, ये सब किसने किया? लुईस पास्चर ने किया। और वो कैसे किया वो देखते हैं अपन। लुईस पास्चर ने क्या किया? ओल्ड एंथ्रेक्स बेसिलाई को लिया और उसको कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखा? 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर पर रखा और इंजेक्ट इन सिप के अंदर क्या कर दिया? उस बैक्टीरिया को डाल दिया। और वो बैक्टीरिया कैसा था? ओल्ड था। अब ओल्ड बैक्टीरिया है तो वो इतने अच्छे से रोग नहीं फैला पाएगा। ओके, ओल्ड है, पुराना हो चुका है तो उसके अंदर एक्टिविटीज़ क्या हो गई? धीमी हो गई है, तो ये क्या नहीं कर सकता? इतनी जल्दी रोग फैला नहीं सकता है। और इसको बैक्टीरिया को किस में डाल दिया? सिप के अंदर डाल दिया। और कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर पर इसको रखकर। अब ये जो बैक्टीरिया 42 से 43 डिग्री पर रखने पर कि इसकी क्रिया विधि भी और क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके, और इसका जो बाहर का कैप्सिड है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। ओके, तो इसमें इन्होंने क्या किया? सिप के अंदर डाला, भेड़ के अंदर डाला। भेड़ के अंदर डालने के बाद में ये भेड़ क्या रहती है? इम्यून हो जाती है। इम्यून का मतलब है इस बैक्टीरिया एंथ्रेक्स बेसिलाई के प्रति क्या बना लेगी? इम्यूनिटी बना लेगी, प्रतिरक्षा बना लेगी, एंटीबॉडी बना लेगी। और ये इम्यूनशिप हो गई, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और ये फाउंड हेल्दी, ये क्या रहेगी? सिप हेल्दी रहेगी, इसके अंदर कोई रोग नहीं होगा। अब नेक्स्ट टाइम जब इसके अंदर एंथ्रेक्स बेसिलाई आएगा और इसके अंदर जब रियल में क्या आ जाएगा? एंथ्रेक्स बेसिलाई, और जो क्या होगा? ज़्यादा ताकतवर होगा। ये तो ओल्ड है और इसको 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं? टेम्परेचर पर वर्क करवाते हैं, तो ये क्या हो जाता है? थोड़ा कम अपने रोगों को दिखाएगा। इसके बाद में अपन देखते हैं कि ये जो सिप होती है मरती नहीं है और ये जीवित ही रहती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया इसको ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा सकता, इसलिए ये क्या बना लेगी? इम्यूनिटी बना लेगी। अब नेक्स्ट टाइम पे इन्होंने क्या किया? साइंटिस्ट ने आफ्टर सेवरल वीक्स फ्रेश एंथ्रेक्स बेसिलाई ग्रो एट 37 इंजेक्ट इन द सम शिप्स ही फाउंड इम्यून शिप एंड रिमाइंड हेल्दी। देखिए इन्होंने किया, आफ्टर कुछ टाइम बाद में, कुछ वीक्स के बाद में इन्होंने फ्रेश एंथ्रेक्स बेसिलाई को डाला। ये तो क्या था? ओल्ड था, इन्होंने फ्रेश डाला इस बार। ग्रो एट कितने टेम्परेचर पर ग्रो करवाया? 37 डिग्री टेम्परेचर पर ग्रो करवाया इस बैक्टीरिया को और इसको बेड में डाल दिया। अब देखिए कौन सी बेड में डाला है? इम्यून शिप में डाला। कौन सी बेड में डाला है? इम्यून शिप में। इम्यून शिप का मतलब है जब पहले इस बेड को ओल्ड एंथ्रेक्स से क्या करवाया था? ओल्ड एंथ्रेक्स इसकी बॉडी में डाला था, जिससे इसके अंदर क्या बन गई? इम्यूनिटी बन गई। ये इम्यूनिटी बनने के बाद में सिप के अंदर दोबारा से अगर हम हेल्दी बैक्टीरिया डालते हैं तो जो पहले से जो इम्यूनिटी बनी हुई है वो इस बैक्टीरिया से क्या करेगी? लड़ाई करेगी। और लड़ाई करने के बाद में एंथ्रेक्स बेसिलाई को क्या करेगी? नष्ट कर देगी। और क्या रहेगी? ये सिप हेल्दी रहेगी। ओके, अब नेक्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया है? इम्यून शिप में डाला, तो वो इम्यून शिप तो क्या थी? इस बैक्टीरिया के प्रति प्रतिरक्षी थी, तो इस बैक्टीरिया को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी और जीवित रहेगी। नेक्स्ट टाइम ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंथ्रेक्स बेसिलाई नो इम्यून शिप में डाला। कहने का मतलब है इस शिप को इम्यूनिटी नहीं थी, किसके अगेंस्ट? एंथ्रेक्स बेसिलाई के एंथ्रेक्स। जब इसके अंदर जैसे ही ये बैक्टीरिया डालेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। देखिए यहाँ पे फाउंड हेल्दी मिलती है। नेक्स्ट टाइम पे क्या किया इन्होंने? एंथ्रेक्स बेसिलाई को नो इम्यून शिप में डाला और नो इम्यून शिप में डालने पर ये शिप क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, मृत हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर इस बेसिलाई बैक्टीरिया के प्रति क्या नहीं थी? इम्यून सिस्टम नहीं था। तो बुल्ट दीज वर नॉट इंक्लूडेड विद एंथ्रेक्स बेसिलाई प्रोवियसली एंड इंसुलेटेड विद फ्रेश एंथ्रेक्स बेसिलाई डेड। ये क्या हो जाएगी? शिप मृत हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये क्या किया था? लुईस पास्चर ने प्रयोग किया था। देखिए तो इन्होंने क्या बताया? कुछ भेड़ में एंथ्रेक्स बेसिलाई की प्रवृत्ति भेद को प्रवेश करवाया। कुछ भेड़ है उनके अंदर किसको डाला? लुईस पास्चर ने एंथ्रेक्स बेसिलाई को डाला। पुनः इन्हीं भेड़ों में एंथ्रेक्स बेसिलाई के विभेद के प्रवेश कराने पर भी स्वस्थ पाया। दोबारा से जो जिनमें सबसे पहले एंथ्रेक्स बेसिलाई का परिवर्तित विभेद डाला था उसी को
दोबारा से इन्हीं बेडों में एंथ्रेक्स बेसिलाई को डाला और ये बेड क्या नहीं हुई, नष्ट नहीं हुई। किंतु वे बेड जिसमें पूर्व में एंथ्रेक्स बेसिलाई के विभेद को प्रवेश नहीं कराया, अब उनमें एंथ्रेक्स बेसिलाई के विभेद को प्रवेश कराने पर मृत हो गई। और नेक्स्ट टाइम पे दूसरी बेडों में जिसमें एंथ्रेक्स बेसिलाई का विभेद नहीं डाला था, वो क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। जब उनके अंदर एंथ्रेक्स बेसिलाई को डालते हैं तो उन सिप या उन बेड की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद में अपन देखते हैं जॉन टिंडल का प्रभाव। जॉन टिंडल ने अनेक जीवाणुओं के बीजाणु उच्च ताप पर भी नष्ट होते हैं यह सिद्ध किया। जॉन टिंडल ने क्या बताया, जीवाणुओं के जो बीजाणु होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर पर नष्ट हो जाते हैं, यह सिद्ध किया। जॉन टिंडल ने पदार्थों को रोगाणु रहित करने की तकनीक का विकास किया। जॉन टिंडल ने क्या किया, पदार्थों को रोगाणु रहित तकनीक का विकास किया। इन्होंने पदार्थों को रोगाणु रहित करने हेतु इन पदार्थों को कई घंटों तक उबालने की तकनीक का विकास किया। नेक्स्ट है, इनके अनुसार प्रखनलियों व फ्लास्क आदि को किसी माध्यम में रखकर भाप द्वारा प्रथम दिन क्वथनांक तक गर्म करने से जीवाणु को नष्ट किया जा सकता है। तो ये था इनका जॉन टिंडल का प्रयोग। फिर उन्होंने प्रयोग किसका देखा, द वर्क ऑफ रोबोट कोच। रोबोट कोच का वर्क देखते हैं अपन। तो इन्होंने, रोबोट कोच ने क्या किया, इन्होंने प्रथम शुद्ध संवर्धन प्राप्त करने की विधि विकसित की। रोबोट कोच उन्होंने क्या प्राप्त करने की, शुद्ध संवर्धन। शुद्ध संवर्धन को बोलते हैं प्योर कल्चर। प्योर कल्चर का मतलब ये है कि जिस बैक्टीरिया है, कोई भी बैक्टीरिया लेते हैं अपन, उसको जैसा खाना चाहिए वैसा खाना देना, जैसा एनवायरनमेंट चाहिए उसको, जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर देने पर इसकी संख्या को बढ़ाना, क्या कहलाता है, शुद्ध संवर्धन कहलाता है। शुद्ध संवर्धन में ओनली जो बैक्टीरिया को अपन की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं वही बढ़ेगा। इस बैक्टीरिया के अलावा जो पेट्री डिश होती है लैब के अंदर, उसके अंदर दूसरे बैक्टीरिया नहीं होंगे। ओनली कोई भी एक बैक्टीरिया जिसको अपन ग्रोथ करवाना चाहते हैं उसे ही, उनकी ही अपन कॉलोनी को प्राप्त करें। कहने का मतलब है उनकी बहुत ज़्यादा संख्या को प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, शुद्ध संवर्धन। एक बैक्टीरिया से हजारों, करोड़ों, लाखों बैक्टीरिया प्राप्त करना क्या कहलाता है, शुद्ध संवर्धन कहलाता है। तो ये प्रयोग, शुद्ध संवर्धन का प्रयोग किसने किया, रोबोट कोच ने। रोबोट कोच एंड कोवर्कर्स ने मिलकर ठोस प्रकार के संवर्धन माध्यम आलू, जिलेटिन, स्कंदित सीरम, मांस, पेप्टोन एगार विकसित किए जिन पर जीवाणु संवर्धित कर सकते हैं। ये सब क्या है, संवर्धन माध्यम क्या होता है, बैक्टीरिया का खाना होता है, बैक्टीरिया का एनवायरनमेंट होता है जिस पर ये क्या कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं, जनन कर सकते हैं। ओके, कोच ने अभिरंजन हेतु एनिलीन डाई का उपयोग करके जीवाणु को अभिरंजित करने की विधि को अपनाया। जो रोबोट कोच है उन्होंने क्या किया, जीवाणुओं को अभिरंजन करने की तकनीक को उपयोग किया और जीवाणुओं या बैक्टीरिया को क्या करने लगे, अभिरंजित करने लगे, कलर्ड करने लगे, जिससे बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, कोच ने 1882 में ट्यूबरकुलोसिस अर्थात तपेदिक रोग तपेदिक रोग ट्यूबरकल बेसिलस की खोज की। ओके, इसके बीजाणु मनुष्य में वायु के साथ फेफड़ों में प्रवेश करते हैं और ऊतकों को नष्ट करना प्रारंभ करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है ट्यूबरकल बेसिलस की खोज किसने की थी, रोबोट कोच ने की। और इसके बीजाणु जो होते हैं, इस बैक्टीरिया के जो बीजाणु हैं वो मनुष्य में वायु के साथ फेफड़ों में प्रवेश करते हैं और ऊतक को नष्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। ये जो बीजाणु है ये हवा के थ्रू अपने फेफड़ों में चले जाते हैं और फेफड़ों के जो टिश्यूज है उनको नष्ट करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे टीबी हो जाती है। इन्होंने रोगजनक जीवाणु को पोषक से पृथक कर संवर्धन करने की आवश्यकता से संबंधित सिद्धांत दिया। इन साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो जीवाणु है वो पोषक कौन हो गया, मनुष्य के अंदर तो रोग फैला रहा है ये बैक्टीरिया, उस पोषक से क्या किया, इस बैक्टीरिया को निकालने के बाद में जिस टेम्परेचर पर ये बैक्टीरिया जीवित रहता है वो टेम्परेचर दिया इसको, जो खाना खाता है वो खाना दिया, जैसा एनवायरनमेंट में ये अपनी संख्या को बढ़ा सकता है वो पूरा एनवायरनमेंट इसको दिया और इसकी कॉलोनी बनाई, इसकी संख्या को बढ़ाया। संख्या बढ़ाने से क्या होता है कि ये जो साइंटिस्ट होते हैं इनको ये इन बैक्टीरिया की अच्छे से स्टडी कर सकते हैं।
इस सिद्धांत के अनुसार किसी विशिष्ट रोग के जीवाणु को कल्चर मीडियम से पुनः किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कराने पर रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। अब मैंने क्या बताया, पोषक जीवाणु से क्या निकाल, पोषक व्यक्ति से क्या निकाल लिया, जीवाणु निकाल लिया। इस जीवाणु को क्या किया इन साइंटिस्ट ने, इस बैक्टीरिया को क्या किया, खाना वाना दिया जिस माध्यम पर ये अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं, वो पूरा मीडियम इनको दिया, वैसा एनवायरनमेंट दिया, इससे इन्होंने क्या की, अपनी संख्या को बढ़ा लिया। तो बैक्टीरिया ने क्या किया, अपनी संख्या को बढ़ाया, क्या किया, संख्या को बढ़ाया। बढ़ाने के बाद में ये जो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से इतने सारे बहुत सारे बैक्टीरिया बनते हैं। इन बैक्टीरिया में से एक बैक्टीरिया अगर दूसरे जीव में डालेंगे तो उसके अंदर भी कौन सा रोग हो जाएगा, टिब्बी रोग हो जाएगा। जैसे ये टिब्बी का है टिब्बी का जीवाणु है, तो दूसरे व्यक्ति में जाने के बाद में क्या कर देगा, टिब्बी फैलाएगा। ओके, इस प्रकार के टेस्ट द्वारा जीवाणु की सही रोगजनक क्षमता का ज्ञान होता है, कि मतलब ऐसे संख्या बढ़ा लेते हैं इन जीवाणुओं की और इनसे टेस्ट करते हैं तो अपने को ये पता चलता है कि ये बैक्टीरिया कैसे रोग फैलाता है, इसकी संरचना कैसे होती है, ये सब अपन पढ़ते हैं संवर्धन माध्यम द्वारा। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक चूहा लिया, उस चूहे को क्या नाम दिया, देखो, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डेड एनिमल्स आर ऑब्जर्व। इन्होंने एक मृत जीव को देखा और उसका अध्ययन किया। उस जीव से इन्होंने क्या निकाल लिए, बैक्टीरियाज को निकाल लिया। ओके, और इन बैक्टीरिया को प्योर कल्चर किया, आइसोलेटेड इन प्योर कल्चर। प्योर कल्चर का मतलब क्या है कि ओनली ये बैक्टीरिया ही क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा, दूसरे बैक्टीरिया अपनी संख्या को नहीं बढ़ाएंगे। और जैसा इसको खाना वाना चाहिए वो सारा खाना वाना इस बैक्टीरिया को देंगे। कौन सी बैक्टीरिया को, टिब्बर, जिसको टिब्बी हो रखी है। ओके, प्योर कल्चर का मतलब है शुद्ध संवर्धन। नेक्स्ट देखिए, सैंपल ऑफ प्योर कल्चर इन आइसोलेटेड इन हेल्दी एनिमल। अब ये जो प्योर कल्चर के दौरान जो बैक्टीरिया की संख्या बढ़ी है उन बैक्टीरिया को किस में डालेंगे, हेल्दी एनिमल में। कोई हेल्दी है जिसको कोई रोग नहीं है उस व्यक्ति में डालते हैं। इसके अंदर डाला, देखो, इंजेक्शन के थ्रू सम ऑर्गेनिज्म आर सीन इन टिश्यू ऑफ डेड एनिमल। इसके अंदर किस, डेड एनिमल जो मरा हुआ है उसके टिश्यू इसके अंदर डाल देंगे। ओके, द एनिमल इज ऑब्जर्व फॉर डिजीज सिम्टम्स। इसके इस जीव के अंदर ही, इस जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, जो चूहा है, इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, सिम्टम्स को देखेंगे, इनके इसके लक्षणों को देखेंगे कि इसमें डिजीज के कौन कौन से लक्षण हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, ऑर्गेनिज्म आर आइसोलेटेड इन प्योर कल्चर। अभी क्या करेंगे, इस ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करेंगे और इसका प्योर कल्चर करेंगे। प्योर कल्चर करने पर इससे क्या निकाल लिए, बैक्टीरिया वगैरह निकाल लिए। अब इस बैक्टीरिया की संरचना इस बैक्टीरिया की संरचना से मिलाते हैं, जिससे क्या पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर जो रोग है वो इस व्यक्ति के अंदर जो रोग था वो सेम ही है। इस प्रकार से क्या करते हैं ये साइंटिस्ट, इनका अध्ययन करते हैं और इनकी वैक्सीन, दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे अपन कोच की अवधारणा। कोई विशेष जीवाणु किसी विशेष रोग का कारक होता है। कोई भी बैक्टीरिया है वो रोग फैलाता है। बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अब कोई बैक्टीरिया जो रोग फैला रहा है तो उसके विशेष रोग कारक होते हैं। जीवाणु सूक्ष्मजीवों का प्रयोगशाला में वृद्धि व प्रजनन कराकर इनका शुद्ध संवर्धन प्राप्त किया जा सकता है। ये तो आप सभी को पता है। अभी देखा अपन ने कि बैक्टीरिया को जैसा एनवायरनमेंट चाहिए वैसा एनवायरनमेंट और फूड देने पर वो क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। यदि इस संवर्धन से जीवाणु सूक्ष्मजीवों को लेकर किसी स्वस्थ प्राणी में संक्रमण कराया जाए तो प्राणी में वह विशेष रोग उत्पन्न हो जाता है जिससे ये संबंधित था। मतलब जो बैक्टीरिया जो रोग फैला रहा है उसको शुद्ध संवर्धन करके उसकी संख्या को बढ़ाया और दूसरे जीव में अगर इसको डाल देते हैं तो उस जीव के अंदर भी इस बैक्टीरिया के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वो उस स्वस्थ व्यक्ति में भी उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, रोगी की देह से पुनः इन जीवाणुओं को निकल कर इनका प्रयोगशाला में शुद्ध संवर्धन किया जा सकता है। अब जो रोगी है उसकी बॉडी से भी पुनः इन जीवाणुओं को निकाल लेंगे और निकालने के बाद में इनका शुद्ध संवर्धन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है फिर द वर्क ऑफ जेनर। दूसरा क्या देखेंगे अपन, जेनर जो साइंटिस्ट है उसके कार्य को देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए। एडवर्ड जेनर ने फर्स्टली टीके की खोज की। तो सबसे पहले टीके की खोज, वैक्सीन की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। इन्होंने काउ पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता के टीके की खोज की। इन्होंने काउ पॉक्स को वेरियोली वैक्सीनी, टीका द्रव्य को वैक्सीन व टीके लगाने की तकनीक को वैक्सीनेशन कहा। ये जो साइंटिस्ट है जेनर, इन्होंने काउ पॉक्स जो रोग हो रहा है, काउ पॉक्स को क्या नाम दिया, वेरियोली वैक्सीन, और जो टीका लगाते हैं उसको क्या नाम दिया, वैक्सीन, और टीके लगाने की
तकनीक को क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन नाम दिया। इन्होंने वैक्सीन को बनाने के लिए काऊ पॉक्स से कुछ द्रव्य निकालकर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाला, जिससे उस व्यक्ति में बुखार उत्पन्न हो गई। इन्होंने क्या किया, कोई भी गाय थी, काऊ पॉक्स हो रखा था, उसमें से उस द्रव्य को निकाल के किसी स्वस्थ व्यक्ति में उसको डाल दिया। अब डालने पर उस व्यक्ति में क्या हो गई, बुखार हो गई। बुखार होने के बाद में देखिए आगे क्या करते हैं, इसी व्यक्ति में फिर से स्मॉल पॉक्स से ग्रसित व्यक्ति से कुछ द्रव्य को निकाल कर फिर से डाला। अब ये जो व्यक्ति जिसमें काऊ पॉक्स का द्रव्य डाला था, उसमें स्मॉल पॉक्स का द्रव्य डालेंगे इस बार छोटी मात्रा का। अब छोटी मात्रा का डालने पर तो क्या होता है कि उस व्यक्ति के अंदर स्मॉल पॉक्स नहीं होता, मतलब छोटी मात्रा रोग नहीं होता है। तो इस व्यक्ति में स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। इस प्रकार एडवर्ड ने स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज की। तो ये है आपके माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री कि कौन कौन साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया। ओके, थैंक यू।